हमारे पास एल्गोरिथम है राउंड रोबिन वाली। दो एल्गोरिथम हमारे पास बची हुई थी, उनको आज हम डिस्कस करेंगे। तो उनमें से पहली एल्गोरिथम है जो हमारे पास है वो है राउंड रोबिन, जिसको शॉर्ट में हम आरआर बोल देते हैं। आरआर मतलब होता है राउंड रोबिन एल्गोरिथम। ठीक है, तो इस एल्गोरिथम के बारे में समझेंगे कि ये राउंड रोबिन शेड्यूलिंग कैसे काम करती है। बेसिकली जैसे हमने पिछली एल्गोरिथम्स जो पढ़ी हैं, उन एल्गोरिथम्स में हमने कुछ चीजें देखी हैं। जैसे हमारे पास एक एल्गोरिथम थी FCFS। ये किस मोड में काम करती थी, प्रिमिटिव या नॉन प्रिमिटिव में? बताओ भाई रोहित। FCFS प्रिमिटिव एल्गोरिथम थी, नॉन प्रिमिटिव थी? सर प्रिमिटिव। FCFS फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, नॉन प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव एल्गोरिथम होती है। तो ये एल्गोरिथम हमारे पास नॉन प्रिमिटिव मोड में काम करती है। फिर हमने पढ़ी एक शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। तो ये दोनों तरीके से काम करती थी, नॉन प्रिमिटिव भी और प्रिमिटिव भी। जो प्रिमिटिव वाली थी उसको हमने बोल दिया शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। ठीक है, फिर तीसरी एल्गोरिथम थी हमारे पास LJF, लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट। ये भी दो तरीके से काम करती थी, नॉन प्रिमिटिव में भी और प्रिमिटिव में भी। ठीक है, जो हमारे पास इसका प्रिमिटिव वर्जन था उसको हमने बोला था लॉन्गेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, इस तरह से। फिर हमने फोर्थ एल्गोरिथम जो पढ़ी वो हमारे पास एल्गोरिथम थी प्रायोरिटी एल्गोरिथम। प्रायोरिटी एल्गोरिथम भी दो तरीके से काम करती थी, नॉन प्रिमिटिव और प्रिमिटिव। ठीक है, अब हमारे पास जो नेक्स्ट एल्गोरिथम है ये एक है RR, राउंड रोबिन। राउंड रोबिन एल्गोरिथम केवल एक ही मोड में काम करती है और इसका मोड है केवल प्रिमिटिव मोड। ठीक है, प्रिमिटिव मोड में ही ये काम करती है। जैसे FCFS जो है इसका भी केवल एक ही मोड था, नॉन प्रिमिटिव। राउंड रोबिन का भी एक ही मोड है, प्रिमिटिव। ये नॉन प्रिमिटिव मैनर में काम नहीं करती। ये तीनों एल्गोरिथम में दोनों मोड थे। एक एल्गोरिथम और होती है, हम आगे पढ़ेंगे, जिसका नाम है हाईएस्ट रेस्पॉन्स रेशो नेक्स्ट। ठीक है, तो हाईएस्ट रेस्पॉन्स रेशो नेक्स्ट वाली एल्गोरिथम ये भी केवल एक ही मोड में काम करती है, नॉन प्रिमिटिव। ये क्वेश्चंस भी आ जाते हैं कि कौन सी एल्गोरिथम किस मोड में काम करती है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब हमें यहाँ पे बात करनी है राउंड रोबिन की। तो जो हमारे पास राउंड रोबिन एल्गोरिथम है या हमने पढ़ी थी प्रायोरिटी एल्गोरिथम है, इनके अंदर जो है अगर प्रोसेस को इनपुट आउटपुट की भी रिक्वायरमेंट ना हो तब भी ये बाहर निकल जाते हैं रनिंग स्टेट से, और ये रनिंग से रेडी में आ जाते हैं। वेटिंग में जाने की जरूरत नहीं। वेटिंग में तो तब जाएंगे जब हमें जरूरत होती है इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट की। तो अगर कोई प्रोसेस रेडी स्टेट में है और रेडी स्टेट से वो रनिंग स्टेट में जाता है, तो अगर हाईएस्ट प्रायोरिटी का प्रोसेस आ जाता है, ठीक है, या हमारे पास राउंड रोबिन में टाइम क्वांटम उनका कंप्लीट हो जाता है, तो राउंड रोबिन एल्गोरिथम हो या हमारे पास प्रायोरिटी एल्गोरिथम हो, उसमें रनिंग से वो रेडी में मूव कर जाता है। देखो, रनिंग से वेटिंग में तभी जाएगा जब उसको इनपुट आउटपुट की जरूरत होगी, अदरवाइज वो वेट रेडी में चला जाएगा। ठीक है, कोई सी भी एल्गोरिथम नॉर्मली हम यूज करें, लेकिन राउंड रोबिन या प्रायोरिटी में हम प्रायोरिटी या क्वांटम टाइम पे फोर्स करते हैं कि इसी के लिए, तो वो जो है वहां पर रेडी में चला जाएगा, वेटिंग की उसको जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो किस तरह से ये काम करेगी ये हम समझेंगे। सबसे पहले हमने देखा कि ये राउंड रोबिन जो है RR इज ए प्रिमिटिव शेड्यूलिंग
एल्गोरिथम, ठीक है, प्रिमिटिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम होती है। इसके अंदर जो है हमारे पास प्रोसेस को सबसे पहले तो FCFS के अकॉर्डिंग एलोकेट किया जाता है, ठीक है। जो रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट में जो प्रोसेस जाएंगे वो FCFS के अकॉर्डिंग ही जाएंगे, जो ये नॉन प्रिमिटिव वाली थी FCFS। लेकिन FCFS में ये था कि एक बार प्रोसेस चला गया तो कंप्लीट होकर निकलेगा, ये नॉन प्रिमिटिव थी। यहाँ पे ये प्रिमिटिव टाइम है, तो ये कंप्लीट टाइम तक नहीं रहेगा वहां पर, ये फिक्स टाइम तक रहेगा, एक फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम रहेगा, मैक्सिमम उतने टाइम तक ही रहेगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि CPU इज असाइंड टू द प्रोसेस on the basis of FCFS, FCFS के बेसिस पे रहेगा। साथ में कंडीशन ये भी है, फॉर ए फिक्स्ड मैक्सिमम फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम, ठीक है, मैक्सिमम फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम के लिए। इसको जैसे यहाँ पर कहा कि मैक्सिमम फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम तक ये रहता है, तो ये फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम क्या कहलाता है, ठीक है। तो जो हमारे पास फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम है, अमाउंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड, इसको हम बोलते हैं क्वांटम टाइम, क्वांटम टाइम या टाइम क्वांटम, ठीक है, या टाइम स्लाइस, टाइम को हम स्लाइस कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से होता है। जैसे ये क्वांटम टाइम कंप्लीट हो जाता है, प्रोसेस वापस से जो है रेडी स्टेट में आ जाता है, लेकिन वो वापस आएगा या नहीं आएगा वो भी डिपेंड करता है। डिपेंड किस पे करता है, डिपेंड इस पे करता है कि प्रोसेस कंप्लीट तो नहीं हो गया, क्या पता उसका रनिंग टाइम कम ही हो। तो देखो बेसिकली अगर हम यहाँ पे समझें, इस तरह से हम समझ लेते हैं कि हमारे पास एक रेडी क्यू है जिसके अंदर कुछ प्रोसेस है। अब रेडी क्यू से प्रोसेस जो है कैसे सेलेक्ट होंगे, रेडी क्यू से सेलेक्ट होंगे वो FCFS के बेस पे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के बेस पे, या फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेस पे। तो यहाँ से हमने जो भी प्रोसेस लाइन में सबसे पहले लगा हुआ था उसको सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करा एक प्रोसेस को। अब हम चेक करेंगे कि प्रोसेस का जो ब्रश टाइम है वो क्वांटम टाइम से छोटा है क्या, क्वांटम टाइम से। ऐसा केस भी तो हो सकता है कि क्वांटम टाइम से छोटा हो, तो वो क्वांटम टाइम तक क्यों रहेगा, ठीक है, जब वो पहले ही कंप्लीट हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास दो केस बस बन सकते हैं कि हाँ वो क्वांटम टाइम से छोटा है। तो क्वांटम टाइम से छोटा है तो वो CPU के पास तब तक रहेगा जब तक वो कंप्लीट नहीं होता, यानी एग्जीक्यूट टिल कंप्लीशन। जैसे ही वो कंप्लीट हो गया तो टर्मिनेट हो जाएगा, यहाँ से उसको वापस रेडी क्यू में आने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ से वो टर्मिनेट स्टेट में पहुंच जाएगा, टर्मिनेट हो गया, ठीक है। अब केस ये बनता है कि भाई क्वांटम टाइम से ज्यादा है ब्रश टाइम, तो उस केस में क्या होगा, वो क्वांटम टाइम तक ही एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, और उसको बीच में रोक दिया जाएगा। यानी एग्जीक्यूट होगा हमारे पास, एग्जीक्यूट फॉर क्वांटम टाइम, जितना क्वांटम टाइम है उतने टाइम तक प्रोसेस एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। अब इतने टाइम तक प्रोसेस एग्जीक्यूट हुआ। अब यहाँ पे दो केस हैं कि क्वांटम टाइम उसका कंप्लीट हो गया है, ठीक है। देखो मान लेते हैं हमारे पास एक प्रोसेस है P1, हमने क्वांटम टाइम माना हुआ है कि भाई क्वांटम टाइम है हमारे पास 2 मिनट, ठीक है। अगर P1 प्रोसेस का ब्रश टाइम 1 मिनट हुआ तो कौन सा केस चलेगा, ये वाला, ठीक है भाई, ब्रश टाइम क्वांटम टाइम से कम है तो ये वाला केस चलेगा उसका।
अगर P2 प्रोसेस है उसका क्वांटम टाइम और ब्रश टाइम बराबर ही है, तो बराबर के केस में भी हमारे पास वो टिल कंप्लीशन तक चल सकता है, या हम ऐसे ही लिख देते हैं यहाँ पर कि वो प्रोसेस एग्जीक्यूट हो जाएगा कंप्लीटली। ठीक है, प्रोसेस एग्जीक्यूटेड कंप्लीटली चेक कर लेते हैं भाई, बीच बीच में बार बार भी आएगा तो हम बार बार भी उसको चेक कर लेते हैं कि कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो गया। अगर जो जैसे ये वाला केस है हो जाएगा कंप्लीटली एग्जीक्यूट, तो उस केस में वो टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, भाई कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो गया, टर्मिनेट। अदरवाइज नो का केस होगा अगर, तो वो वापिस से रेडी क्यू में जाके लग जाएगा। कोई भी प्रोसेस जैसे ही क्वांटम टाइम कंप्लीट हो जाता है उसका और वो पूरा का पूरा एग्जीक्यूट नहीं हो पाता, तो वापस से किस में चला जाता है, रेडी क्यू में चला जाता है तभी के तभी। ठीक है, और दूसरा प्रोसेस वहां पे फेच कर लिया जाता है। जैसे अगर किसी प्रोसेस का क्वांटम टाइम मान लिया 3 मिनट है, तो वो 2 मिनट एग्जीक्यूट होगा और फिर वो कंप्लीटली हुआ नहीं, वो वापस से रेडी क्यू में चला जाएगा। ठीक है, हमारे पास राउंड रोबिन हमेशा प्रिमिटिव मोड में ही काम करती है। ठीक है, और जैसे ही यहाँ पर सिनेरियो मैंने आपको समझाया, इस सिनेरियो में ये काम करती है। यहाँ पर जो सेलेक्ट होंगे प्रोसेस वो FCFS के मैनर में होंगे। ये FCFS की तरह ही काम करती है, लेकिन बस FCFS नॉन प्रिमिटिव होती है, ये प्रिमिटिव होती है। FCFS में हमेशा प्रोसेस एग्जीक्यूट हो जाता है कंप्लीटली जैसे ही वो रनिंग स्टेट में जाता है। इसमें क्वांटम टाइम के अकॉर्डिंग एक टाइम्स दिया हुआ है कि उस टाइम से ज्यादा वो टाइम तक नहीं रुक सकता रनिंग स्टेट में। ठीक है, नोट कर लो इसको आप। देखेंगे यहाँ पर जो हमारे पास राउंड रॉबिन है इसकी क्या एडवांटेजेस है। तो सबसे पहले तो बात है कि इसमें रेस्पॉन्स टाइम जो होता है एवरेज रेस्पॉन्स टाइम के अकॉर्डिंग ये सबसे बेस्ट है। ठीक है, तो इट गिव्स बेस्ट परफॉर्मेंस ठीक है इन टर्म्स ऑफ एवरेज रेस्पॉन्स टाइम। ठीक है, दूसरी चीज है ये ज्यादातर यूज करी जाती है एल्गोरिथम जहां पे हमारे पास टाइम शेयरिंग सिस्टम होते हैं। ठीक है, क्योंकि टाइम बराबर टाइम सभी प्रोसेस के बीच में शेयर किया जाता है इसमें। ऐसे सिस्टम जो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पे काम करते हैं। ठीक है, और इंटरेक्टिव सिस्टम होते हैं, तो वहां पर जो है हम इसको प्रीफर करते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो है हमारे पास क्या प्रॉब्लम है इसमें टाइम क्वांटम से ज्यादा कोई प्रोसेस चाहे कितना भी अर्जेंट हो वो नहीं रुकेगा। ठीक है, और हमारे पास जो है बार बार एक ही चीज आती रहती है इसमें, रिपीटेशन साइकिल चलती रहती है। तो कोई प्रोसेस अगर लॉन्ग टाइम का है तो उसको भी वेट करना पड़ता है बहुत टाइम तक। ठीक है, तो लेकिन ऐसा नहीं है कि उसका नंबर नहीं आएगा, नंबर आ जाता है जल्दी इसमें। तो ये हमारे पास हो जाते हैं इसमें। आपको कुछ पॉइंट यहाँ पे याद रखने कि इसमें कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग जो है, जैसे हमारे पास एक था लॉन्गेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। ठीक है, LJF के हमने प्रिमिटिव वर्जन देखा था, उसमें कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग बहुत होती थी। तो ऐसे इसमें भी कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, जैसे ही आप टाइम क्वांटम कम कर दोगे अगर, तो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग बढ़ जाएगी। टाइम क्वांटम अगर बहुत ज्यादा कर दिया तो वो ये एल्गोरिथम FCFS के तरह ही काम करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये पॉइंट नोट कर लेते हैं कि इफ टाइम क्वांटम इज वेरी लार्ज, ठीक है, या
जितने भी प्रोसेस हैं उनके ब्रश टाइम से ज्यादा है, हर प्रोसेस के ब्रश टाइम से ज्यादा टाइम क्वांटम अगर आपने ले लिया तो आरआर और एफसीएफएस में कोई फर्क नहीं होगा, वो एफसीएफएस की ही तरह काम करेगी। यानी हायर वैल्यू ऑफ टाइम क्वांटम अगर होगा तो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हमारे पास कम हो जाएंगी, लेकिन वो एफसीएफएस की तरह ही काम करेगा। टाइम क्वांटम जैसे बढ़ेगा, ठीक है, तो आर आर जो है वो बिकम एफसीएफएस बन जाएगी। ठीक है, सेकंड पॉइंट ये है कि अगर हमारे पास टाइम क्वांटम कम हो जाता है, ठीक है, यानी इफ डिक्रीजिंग या लो टाइम क्वांटम, ठीक है, तो देन कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग इंक्रीज। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग इंक्रीज हो जाती है, रेस्पॉन्स टाइम डिक्रीज हो जाता है। जितना टाइम क्वांटम कम होगा उतना ही रेस्पॉन्स टाइम भी कम होगा। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग बढ़ जाएगी और जो रेस्पॉन्स टाइम है वो हमारे पास कम हो जाएगा। स्टारवेशन का अगर प्रॉब्लम आती है इसमें कोई तो वो भी कम हो जाएगी, स्टारवेशन की प्रॉब्लम भी। ठीक है, अगर कोई प्रोसेस आए हुए हैं तो स्टारवेशन की प्रॉब्लम भी उस केस में कम हो जाती है। तो चांस जो है, वैसे तो इसमें स्टारवेशन परमानेंटली तो नहीं आएंगे, लेकिन किसी कंडीशन में अगर कोई जो है हमारे पास प्रोसेस जो है लार्जर बर्स्ट टाइम का है, बहुत ज्यादा है और साइकिल रिपीट हो रही है बार बार वहीं से, तो उसके केस में हो जाता है, तो उसके भी चांस कम हो जाते हैं, चांसेस ऑफ स्टारवेशन डिक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास टाइम क्वांटम जो है या क्वांटम टाइम जो है इफ, ठीक है, हाई हो जाता है, टाइम क्वांटम इज हाई, ठीक है, तो हमने पहले लिखा कि आर आर जो है वो बिकम्स हो जाती है एफसीएफएस, और क्या क्या चीज हो जाती है उस केस में, आपका रेस्पॉन्स टाइम जो है वो भी बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, जैसे आप एफसीएफएस में देखते हैं रेस्पॉन्स टाइम वेटिंग टाइम के बराबर ही हो जाता है, तो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है वहां पे। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग जो है, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग वो कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाएंगी। ठीक है, स्टारवेशन के चांस इंक्रीज हो जाएंगे, चांसेस ऑफ स्टारवेशन इंक्रीज। लेकिन ये स्टारवेशन परमानेंटली इसमें आए ऐसा कोई जरूरी नहीं है, स्टारवेशन किसी स्पेशल केस के लिए ही है, वो भी हमेशा के लिए नहीं, इसमें पता चल जाता है कि भाई इतनी देर बाद आएगा, तो ऐसा कोई इसमें स्टारवेशन का नहीं है, इसमें बेसिकली कॉनवे इफेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो वो हमारे पास बन जाता है, बाकी इसमें कोई स्टारवेशन ऐसा नहीं परमानेंटली आ रही। ठीक है, तो ये हमारे पास इसके लिए कंडीशन है, हमारे पास क्या क्या कंडीशन होती है। तो अगर हम क्वांटम टाइम की बात करें तो सारी की सारी चीजें इसमें मेनली ये डिपेंड करता है क्या कंडीशन होंगी, आप देख रहे हैं सारी चीजें डिपेंड है क्वांटम टाइम पे, तो यही डिपेंड करेगा कि आप किस तरह से क्वांटम टाइम लो। इससे ये समझ में आ रहा कि अगर कम लेंगे तो भी कुछ प्रॉब्लम है, ज्यादा लेंगे तो भी कुछ प्रॉब्लम है, कुछ बेनिफिट है दोनों के। तो आप ना तो ज्यादा बड़ा ना ज्यादा कम, टाइम क्वांटम एक एवरेज टाइम के अकॉर्डिंग हमें लेना चाहिए कि टाइम शेयरिंग हो जाए सही तरीके से। तो समझते हैं इसको किस तरह से काम करेगा। हम यहाँ पे कुछ प्रोसेस ले लेते हैं। मान लिया हमारे पास प्रोसेस है P1, P2, P3 और P4, ये 4 प्रोसेस, इनका ब्रश टाइम हमें दिया हुआ है और ब्रश टाइम इस तरह से है कि 4, 1, 8, 1। ठीक है, देखो क्वेश्चन जो होगा इसमें ब्रश टाइम के साथ साथ आपको क्वांटम टाइम भी दिया होगा कि क्या क्वांटम टाइम है इसका।
ठीक है, तो क्वांटम टाइम के अकॉर्डिंग आपको सोल्व करना होगा। अराइवल टाइम मान लिया नहीं दिया हुआ है तो बाय डिफॉल्ट 0 मानेंगे। अब ये राउंड रोबिन से हमें सोल्व करना है जिसका क्वांटम टाइम जो है वो है मान लिया 1, 1 मिनट का क्वांटम टाइम दिया। तो देखो किस तरह से गैंट चार्ट यहाँ पे बनेगा। सबसे पहले क्योंकि प्रोसेस सभी एक ही टाइम पे आए हैं तो P1 की एंट्री कर दी जाएगी और 1 मिनट का क्वांटम टाइम तो 1 मिनट तक चलेगा। जब 1 मिनट तक ये चलेगा तो इसका टाइम अब रह जाएगा 3 मिनट। ठीक है, 3 मिनट बचा रह जाएगा इसमें। यहाँ पे हम इस तरह से लिख लेते हैं, इसका रिमेनिंग टाइम है 3 मिनट। फिर एंट्री हो जाएगी P2 की। P2 की एंट्री होगी, वो 1 मिनट तक चलेगा यानी 2 तक हो गया यहाँ पे, और इसका टाइम 0 हो गया, मतलब ये कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इसके बाद एंट्री होगी P3 की। P3 की एंट्री होगी, वो भी 1 मिनट चलेगा 3 तक, तो यहाँ पर जो है इसका 7 रह जाएगा। फिर P4 की एंट्री होगी, वो 4 तक चलेगा और इसका क्वांटम टाइम जब कंप्लीट होगा तो ये प्रोसेस भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास केवल 2 प्रोसेस बचे हैं जिसका नाम है P1 और P3। तो ये P1 और P3 प्रोसेस जो है ये कंटिन्यू हमारे पास चलते रहेंगे। ठीक है, तो किस तरह से चलते रहेंगे अब हम यहाँ पे समझेंगे। जैसे हमारे पास भाई P1 आ जाएगा, फिर से नंबर देखो क्या होता है यहाँ पे, आपको ये समझना है। जैसे ये हमारे पास क्यू बनी हुई है जिसमें हमारे पास पहले P1 खड़ा, फिर P2, फिर P3, फिर P4। ठीक है, जैसे ही इसकी एंट्री हुई P1 की, तो ये जब कंप्लीट हो जाएगा, मतलब इसका टाइम क्वांटम कंप्लीट हो जाएगा। ये 10 बजे का सिनेरियो था, तो 10 बज के 1 मिनट का सिनेरियो ये हो जाएगा। ये तो यहाँ से हट जाएगा, यहाँ पे P2 आ जाएगा, यहाँ P3, यहाँ P4, और ये इसके पीछे जाके लग जाएगा। जब 10 बज के 2 मिनट होंगे तो सिनेरियो इस तरह से बन जाएगा बेटा कि यहाँ पे P3 आ जाएगा, यहाँ पे P4 आ जाएगा, यहाँ पे P1 आ जाएगा, और ये कंप्लीट हो चुका है P2, तो ये पीछे नहीं जाएगा। 10 बज के 3 मिनट का सिनेरियो इस तरह से हो जाएगा, 3 मिनट पे P3 जो है हमारे पास यहाँ से पीछे चला जाएगा, यहाँ पे P4 आ जाएगा, यहाँ पे P1 आ जाएगा, और यहाँ पे P3 चला जाएगा। ठीक है, फिर अगर हम 4 मिनट पे देखेंगे तो 4 मिनट के सिनेरियो पे P4 कंप्लीट हो जाएगा, P1 आ जाएगा, और फिर P3। अब P1 और P3 का सिनेरियो चलता रहेगा हमारे पास। तो यहाँ पर हमारे पास P1 आ जाएगा वापस, फिर P4 आ जाएगा। ठीक है, तो P1 आया, 5 तक चला, अब इसके 2 मिनट बच गए। फिर हमारे पास 6 तक चलेगा, ये इसके 6 मिनट बच जाएंगे। फिर से वापस से नंबर किसका आ जाएगा, P1 का, तो P1 के 1 मिनट बचेगी। फिर से वापस से नंबर आ जाएगा P3 का, यहाँ पे P3 है। ठीक है, तो P3 का नंबर आ जाएगा फिर से, तो P3 हमारे पास कितना बचेगा, ये रह जाएगा 5 मिनट का। फिर से हमारे पास नंबर आ जाएगा P1 का, तो यहाँ पे 7, 8, 9 इसी तरह से हमारे पास चलता रहेगा। जब P1 यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, फिर फाइनली यहाँ पे P3 बचेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ये जो है एग्जीक्यूट होंगी। ठीक है, जब यहाँ पे एग्जीक्यूट होंगी ये सारी की सारी, तो आप यहाँ पे देख रहे ये तो 0 हो गया, लास्ट में P3 बचा, और P3 के कितने मिनट बचे हैं, P3 के बचे हैं 5 मिनट। ठीक है, अगर P3 के 5 मिनट बचे, अब तो कोई आने वाला नहीं है बीच में, तो P3 कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो जाएगा उस केस में। भाई बाद में तो कोई आने वाला नहीं है, तो ये यहीं से लेके 5 मिनट यानी 14 तक एग्जीक्यूट हो जाएगा। इस तरह से इनका एग्जीक्यूशन चलेगा। अब हम यहाँ पे इनका लिख लेते हैं कंप्लीशन टाइम क्या होगा, CT हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं। तो P1 देखो कंप्लीट कब हुआ, 9 नंबर पे जाके, तो ये 9 पे जाके कंप्लीट हुआ। P2 कब कंप्लीट हो गया था, यहीं पे 2 पे कंप्लीट हो गया था। P3 कब कंप्लीट हुआ, P3 हुआ 14 पे जाके कंप्लीट। P4 कब कंप्लीट हुआ, ये 4 पे हो गया था। ये इनका कंप्लीशन टाइम हो गया।
अब हम यहाँ पे निकाल देंगे कंप्लीशन टाइम, हमारे पास हो गया। आपसे पूछा गया भाई किसी भी प्रोसेस का कंप्लीशन टाइम क्या है, तो वो आप ऐसे बता दोगे। आपसे पूछा गया कि भाई इनका टर्न अराउंड टाइम बताओ, तो टर्न अराउंड टाइम हमारे पास होता है CT माइनस 80। तो 80 इसमें सबका 0 है, तो सेम ही रह जाएगा। 9, 2, 14 और 4, यानी 11, 25 और 29 हो जाएगा। 29/4 ये आंसर हो गया। वेटिंग टाइम हमें निकालना, तो वो होता है TAT माइनस BT। तो TAT में से BT माइनस कर देंगे तो ये 5 रह जाएगा, ये 1 रह जाएगा, ये हमारे पास 6 रह जाएगा और ये 3। तो 12, 3, 15/4 ये आंसर इसका हो जाएगा। तो इस तरह से हम टाइम क्वांटम वाले क्वेश्चन करेंगे। सर इसमें सारे प्रोसेस एक साथ एग्जीक्यूट होंगे सर? सारी प्रोसेस जो है चलती रहेंगी। टाइम क्वांटम लिखा ना भाई, पहले पहली चलेगी, उसका टाइम कंप्लीट हो जाएगा तो दूसरी आ जाएगी। ये टाइम शेयरिंग की तरह काम करता है, सबको बराबर टाइम दिया जा रहा है। तो रेस्पॉन्स टाइम अगर यहाँ पे देखेंगे, इसमें कहा जाता है ना कि रेस्पॉन्स टाइम बेस्ट रहता है इसका। तो अगर आप यहाँ पे बेटा रेस्पॉन्स टाइम निकालते हैं, तो रेस्पॉन्स टाइम का मतलब होता है जो गैंट चार्ट में फर्स्ट एंट्री हुई है उसमें से अराइवल टाइम घटा दो। अराइवल टाइम दिया नहीं तो फर्स्ट एंट्री P1 की कब है, 0 पे, तो 0 इसका रेस्पॉन्स टाइम। P2 की फर्स्ट एंट्री कितनी, 1 पे, तो इसका 1 हो गया। P3 की फर्स्ट एंट्री 2 पे, तो इसका 2 हो गया। P4 की फर्स्ट एंट्री 3 पे, तो इसका 3 हो गया। तो मतलब आपको एक एक मिनट बाद ही सबको मिल रहा है रेस्पॉन्स। तो यहाँ पे रेस्पॉन्स टाइम देखें तो 6/4 ही आया, ठीक है, 1.5 हो गया। तो रेस्पॉन्स टाइम के रेस्पेक्ट में ये एल्गोरिथम सबसे बेस्ट काम करती है। और उनका अराइवल टाइम भी दिया हुआ है, ब्रश टाइम भी दिया, ठीक है। प्रोसेस है मान लिया P1, P2, P3, P4 और P5, 5 प्रोसेस हमारे पास। अराइवल टाइम है 0, 1, 2, 3, 4, ये अराइवल टाइम है। ब्रश टाइम है मान लिया 5, 3, 1, 2, 3, ये। अब इसको अगर मान लिया हमने कहा कि क्वांटम टाइम जो है वो है 2 मिनट का, तो आपको इसको सोल्व करना राउंड रॉबिन से। तो गैंट चार्ट हम बताते हैं। क्वांटम टाइम जो है बेसिकली ये बता रहा कि रनिंग स्टेट यानी गैंट चार्ट में हमारे पास कोई प्रोसेस मैक्सिमम कितनी देर तक रह सकता है एक बार में। तो देखो टाइम का इम्पोर्टेंस है, टाइम को ध्यान में रखना आप। हम यहाँ पे टाइम लाइन बनाते हैं, जैसे 10 बजे। 10 बजे टाइम पर कौन सा प्रोसेस है क्यू में, केवल एक ही है P1, कोई और प्रोसेस ही नहीं है। तो P1 की एंट्री कर दी जाएगी यहाँ पे, ठीक है। P1 की एंट्री कर दी, लेकिन ये मैक्सिमम 2 मिनट तक रह सकता है, ठीक है। तो मैक्सिमम 2 मिनट तक रह सकता है, तो यहाँ से चलाएंगे इसको 2 मिनट तक। 2 मिनट तक चलाए। अब 2 मिनट बाद देखेंगे हम क्या होगा, क्योंकि ये कंप्लीट तो हुआ नहीं 2 मिनट बाद। 2 मिनट बाद इसका रिमेनिंग टाइम 3 मिनट बच गया। अब 2 मिनट बाद हमारे पास ये प्रोसेस कौन कौन से आ गए, P2 भी आ गया, P3 भी आ गया, ठीक है। ये तो एग्जीक्यूशन पे ही चल रहा था P1, इसका एग्जीक्यूशन खत्म हो जाएगा। आप इस तरह से देखेंगे, पहले हम एक टाइम ये भी बना लेते हैं 1 मिनट बाद का। 1 मिनट बाद का अगर टाइम बनाएंगे तो P1 जो है एग्जीक्यूशन पे चल रहा है, ये डबल लाइन का मतलब एग्जीक्यूशन है। इसके पीछे P2 भी आके खड़ा हो गया। 10:02 की अगर बात करेंगे तो इसका एग्जीक्यूशन अब कंप्लीट हो चुका है। तो कंप्लीट हो चुका है, P2 यहाँ पे था, P3 भी यहाँ पर आ गया था, ठीक है। तो ये वाला प्रोसेस यहाँ से पीछे चला जाएगा, यहाँ से ही पीछे चला जाएगा, यहाँ से हटकर ये P1 यहाँ पे लग जाएगा। बच्चे सबसे ज्यादा गलती राउंड रोबिन में क्या करते हैं कि सीक्वेंस ले लेते हैं कि पहले P1 चलेगा, फिर P2, फिर P3, फिर P4, फिर P5, फिर नंबर आएगा P1 का। ऐसा नहीं होता। जो प्रोसेस जैसे ही यहाँ से निकलेगा रनिंग स्टेट से, वो तभी के तभी रेडी क्यू में पहुंच जाएगा।
तो रेडी क्यू में तब तक बाकी प्रोसेस तो आए नहीं। अगर अराइवल टाइम सबका सेम रहता है तो उस केस में तो सीक्वेंस से ही चलेंगे सारे, लेकिन अराइवल टाइम अगर सबका सेम नहीं है तो क्या हो रहा है यहाँ पर, जो आपको बताई कि इस केसेस में कभी कभी स्टारवेशन भी आ जाता है। कोई प्रोसेस है, किसी प्रोसेस का अराइवल टाइम लेट था और क्वांटम टाइम आपने बहुत कम कर दिया है, तो वो जो ये है हमारे पास शुरू वाले प्रोसेस हैं वही घूम के पीछे लगते रहेंगे, ठीक है। बाद वालों का नंबर ही नहीं आएगा वहां पे, वही घूमते रहेंगे काफी टाइम तक। तो यहाँ पर P1 ही पीछे लग गए, अभी P4 और P5 के आने से पहले इसका ही नंबर आ गया, ठीक है। अब ये वाला 2 मिनट तक चलेगा। अब देखो यहाँ पे 10:02 पे, क्योंकि P1 निकल गया है रनिंग स्टेट से, तो रनिंग स्टेट में कोई दूसरा प्रोसेस आएगा, ये है P2 आ गए, तो P2 यहाँ पे आएगा, ठीक है। इसके तो 3 मिनट अब बचे हुए, तो 1 मिनट बाद फिर एक नया प्रोसेस भी आ रहा है 10:03 पे। P2 का तो जो है एग्जीक्यूशन चल रहा है, लेकिन यहाँ पे P3 और P1 लाइन में खड़े हुए हैं, P4 भी इसके पीछे आके खड़ा हो गया। जब 10:04 का टाइम होगा तो P2 का जो है कंप्लीट हो जाएगा। क्या कंप्लीट हो जाएगा P2 का? P2 का कंप्लीट हो जाएगा क्वांटम टाइम, और P3, P1 और P4 और P5 भी यहाँ पर आ जाएंगे। आपको एक चीज भी ध्यान रखनी कि P2 का क्वांटम टाइम भी 10:04 पे कंप्लीट हो रहा है, और 10:04 पे ही P5 आ रहा है, तो पहले क्यू में P5 लगेगा या P2 लगेगा? तो P5 लगेगा, ये इसके पीछे जाएगा, बाद में P2 यहाँ पर जाएगा, ठीक है। तो ये सीक्वेंस हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे 10:04 पे। अब तो सारे के सारे आ ही गए हैं यहाँ पर। जब सारे के सारे आ गए हैं तो अब तो ये सीक्वेंस में कंटिन्यू चलेंगे हमारे पास। तो ये 1 मिनट रह गया। अब इसके बाद P3 का नंबर आएगा, यहाँ आगे P3 है, 10:04 पे P3 का नंबर था, तो P3 का क्योंकि ब्रश टाइम ही 1 मिनट है तो ये 1 मिनट तक ही चलेगा, 5 मिनट पे ये खत्म हो जाएगा। तो जब 10:05 होंगी उस टाइम पे हमारे पास P3 कंप्लीट हो चुका होगा, तो P3 कंप्लीट होके खत्म। यहाँ पे P1, P4, P5 और P2 लगे हुए हैं, तो P1 का नंबर आ जाएगा फिर से, ठीक है। तो 5 मिनट बाद वापस से P1 का नंबर आ गया, 2 मिनट तक ये चलेगा फिर, यानी 7। तो अब इसका 1 मिनट बच गया, ठीक है। फिर ये कहाँ पे लग जाएगा? यहाँ पे लग जाएगा जब 7 मिनट हो जाएंगे। 7 मिनट बाद जो है, अगर हम यहाँ पे 10:07 का सिनेरियो बनाते हैं तो उस सिनेरियो पे P1 जो है यहाँ से हटके पीछे चला जाएगा, P4 आगे आ जाएगा, P5 यहाँ पे, P2 यहाँ पे, P1 यहाँ पे चला जाएगा। तो P4 का नंबर आएगा, P4 2 मिनट तक चलेगा और ये कंप्लीट हो चुका होगा, ठीक है। फिर P5 का नंबर आएगा, P5 जो है 2 मिनट तक चलेगा, 11 तक, और इसका 1 मिनट बचेगा। फिर किसका नंबर आना P5 के बाद, बताओ? P5 कंप्लीट हो जाएगा 11 पे, उसके बाद आगे P2 लगा हुआ है, तो P2 की एंट्री होगी। P2 का कितना मिनट बचा हुआ था? 1 मिनट बचा हुआ था, तो P2 हो जाएगा 1 मिनट, यानी 12 मिनट तक चलेगा, ठीक है। इसके बाद किसका नंबर आएगा? P2 के बाद फिर से P1 है, तो P2 तो यहाँ कंप्लीट हो गया, 0 हो गया। फिर P1 का नंबर आएगा, ये भी 1 मिनट बचा हुआ था इसका, ये 13 तक कंप्लीट हो जाएगा, और बाद में फिर P5 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और ये 14 पे कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास ये एग्जीक्यूशन चलेगा इनका, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बस ये ध्यान रखना कि आपको ऐसा नहीं कि P1, P2, P3, P4, P5 ऐसे सीक्वेंस में, जब अराइवल टाइम दे रखा तो आपको ये टाइमलाइन का ध्यान रखना है, किस तरह से कौन सा प्रोसेस बीच में आएगा। P3 के बाद P4 नहीं आया, P1 बीच में ही आ गया था। तो कंप्लीशन टाइम हमने यहाँ पे लिखा है, तो P1 कंप्लीट हुआ हमारा 13 पर, P2 कंप्लीट हुआ हमारा 12 पर, P3 कंप्लीट हुआ है हमारे पास 5 पर, P4 हुआ है 9 और P5 हुआ 14 पर।
तो ये कंप्लीशन टाइम हो गया। इनका टर्न अराउंड टाइम निकाल लेते हैं हम, वो जो हमारे पास CT माइनस AT करके, तो 13 ही रह जाएगा इसका। 12 माइनस 1 11, 5 माइनस 2 3, 9 माइनस 3 6 और 14 माइनस 4 10 हो गया। वेटिंग टाइम हम यहाँ निकाल लेते हैं TAT में से BT माइनस करके, तो TAT में से BT माइनस किया, इसका BT ये है 5, तो 13 माइनस 5 8 हो गया। 11 माइनस 3 करा, ये भी 8, 3 माइनस 1 यानी 2 हो गया। 6 माइनस 2 4, 10 माइनस 3 7 हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पर निकल गए हैं इनका वेटिंग टाइम। अब अगर आपको रेस्पॉन्स टाइम निकालना है तो फर्स्ट एंट्री में से अराइवल टाइम माइनस कर दो, फर्स्ट एंट्री माइनस के 80। तो फर्स्ट एंट्री P1 की कितनी है 0 पे, 0 माइनस 0 0। P2 की है 2 पर, 2 माइनस 1 1। P3 की है 4 पर, 4 माइनस 2 2 हो जाएगा। P3 की फर्स्ट एंट्री हो गई, P4 की फर्स्ट एंट्री है 7 पे, 7 माइनस 3 4 हो गया। P5 की फर्स्ट एंट्री है 9 पे, 9 माइनस 5 4 5 हो गया। तो TAT अगर एवरेज निकालेंगे 24 3 27 33 43/5, तो आ गया हमारे पास इसका एवरेज। और इसका एवरेज आएगा 16 और 6 22 और 7 29/5। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास हो गया 3 4 7 5 12/5। ये हमारे पास इसके आंसर। करते हैं नेक्स्ट हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन में ऐसे ले लेते हैं, ये भी प्रोसेस, अराइवल टाइम और ब्रश टाइम। P1 P2 P3 P4 P5 P6, ये हमारे पास 6 प्रोसेस है। अराइवल टाइम इनका दिया हुआ है 0 1 2 3 4। ठीक है, ब्रश टाइम ले लेते हैं 4 5 2 1 6 3, ये। ठीक है, अब हमें टाइम क्वांटम जो है, क्वांटम टाइम इनका दिया हुआ है, तो इसको सोल्व करना है। ठीक है, अराइवल टाइम दे रखे, तो टाइमलाइन भी हमें ध्यान से देखनी है। अब यहाँ पे हम टाइमलाइन बना लेते हैं। सबसे पहले 10 बजे की टाइमलाइन, वहां पे केवल एक ही प्रोसेस है P1, वही एग्जीक्यूशन में लग गया। P1 0 से 2 मिनट तक चलना है ये। ठीक है, 2 मिनट तक चलेगा। अब लेकिन 10:01 पे हमारे पास ये एग्जीक्यूशन पे चल रहा P2 भी आ गया, और 2 मिनट का टाइम अगर हम देखेंगे तो P1 कंप्लीट हो चुका है हमारे पास, इसका टाइम क्वांटम कंप्लीट हो गया। P2 यहाँ था, P3 की भी एंट्री होगी, तो ये पीछे चला जाएगा P1। ठीक है, तो P1 पीछे चला जाएगा, तो P2 का एग्जीक्यूशन शुरू हो जाएगा। यहाँ पर P2 का एग्जीक्यूशन शुरू हो गया, इसके 2 मिनट अभी बचे हैं। ठीक है, तो P2 भी 4 मिनट तक चलेगा, लेकिन 3 मिनट पे हमारे पास फिर से एक प्रोसेस और आ गया है। P2 का एग्जीक्यूशन चल रहा, P3 P1 और P4 की एंट्री हो गई। P4 की एंट्री हो गई तो वो होती रहेगी। 4 मिनट पे आते हैं, 4 मिनट पे हमारे पास P2 कंप्लीट हो जाएगा, इसका क्वांटम टाइम। ठीक है, और P3 P1 P4 और यहाँ पे एंट्री हो जाएगी आपकी P5 की, ये पीछे चला जाएगा यहाँ पर P2। ठीक है, और जब 4 मिनट पे स्टार्ट हो जाएगा P3, तो यहाँ पे P3 स्टार्ट हो गया, इसके 3 मिनट बच गए हैं। P3 स्टार्ट होगा, 6 मिनट तक अभी कोई नहीं आएगा, तो 6 मिनट पे ही देखेंगे अब हम क्या होता है। 6 मिनट की टाइम लाइन अगर हम बनाते हैं, तो यहाँ पर 6 मिनट पे ये कंप्लीट हो जाएगा, यानी जो हमारे पास P3 था, P3 कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, कंप्लीट हो गया, तो यहाँ पे P1 P4 P5 P2 ये इस तरह से रह जाएंगे, और P6 की एंट्री हो जाएगी पीछे, P6 आ जाएगा। तो अब हमारे पास सारे के सारे प्रोसेस आ गए हैं।
अब इसी सीक्वेंस में चलेंगे। यहाँ पे ये तो कंप्लीट हो गया, 0 हो गया। फिर P1 की एंट्री हो जाएगी वापस से, और P1 2 मिनट तक चलेगा, यानी 8 तक हो गया, और ये कंप्लीट हो जाएगा। तो जब 8 मिनट होंगी तो 8 मिनट पे P1 भी कंप्लीट हो गया। यहाँ पे P4, P5, P2 और P6 बचे। ठीक है, अब एंट्री किसकी होगी? यहाँ पे P1 की एंट्री होगी थी, यहाँ पे P4 की एंट्री हो जाएगी। P4 1 मिनट तक ही चलेगा और ये कंप्लीट हो जाएगा 1 मिनट पे, यानी 9 मिनट बाद P4 भी कंप्लीट। यहाँ पे P5, P2 और P6 बचेंगे। P5 की एंट्री हो जाएगी। P5 की एंट्री जब हो गई तो ये बेटा कितने मिनट तक चलेगा? 2 मिनट तक चलेगा, तो इसके 4 मिनट बचेंगे। तो P5 जो है हमारे पास 11 तक चलेगा। तो 11 मिनट पे हम यहाँ पे टाइम देखेंगे, तो 11 मिनट पे हमारे पास P5 जो है ये इसका टाइम क्वांटम कंप्लीट होकर ये पीछे चला जाएगा P6 के। ठीक है, यहाँ पे P5 आ जाएगा। तो P2 की एंट्री हम कर देंगे यहाँ पे। तो ये P2 की एंट्री होगी, ये 13 मिनट तक चलेगी। इसके 1 मिनट और बच जाएंगे। ठीक है, तो अब ये 13 मिनट तक चलेगी, हम यहाँ पर बना लेते। सॉरी, 13 मिनट पे जब हम जाएंगे तो P2 था यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद P6, यहाँ पे P5, तो ये वापिस से पीछे चला जाएगा P2। ठीक है बेटा, P6 की एंट्री हो जाएगी, 2 मिनट ये चलेगा P6, और ये 15 तक चलेगा। तो 15 पे फिर चेक करेंगे, तो 15 पे देखेंगे यहाँ पे P6 था। ठीक है, और यहाँ P5, यहाँ पे P2, तो P6 वापस से पीछे चला जाएगा इस तरह से। अब वापस से हमारे पास एंट्री होगी P5 की। ठीक है, P5 की एंट्री होगी यहाँ से, और P5 का हमारे पास कितना टाइम बचा हुआ है? अभी 4 मिनट है इसके, तो 2 मिनट और रह जाएंगे इसकी 17 तक जब ये चलेगा। तो 17 पे देखेंगे, यहाँ पे P5 जो है ये हो गया, यहाँ पे P2 था, यहाँ पे P6 था, ये वापस से P5 यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है बेटा, तो अब P2 की एंट्री कर दी जाएगी। जब P2 की एंट्री होगी, P2 का केवल 1 ही मिनट बचा हुआ है, तो ये 17 से हमारा 18 तक कंप्लीट हो जाएगा। 18 पे ये कंप्लीट हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। फिर हमारे पास अगला नंबर आएगा P6 का, तो P6 की एंट्री होगी, वो भी 1 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा 0, यानी 19 पे। और लास्ट में P5 की एंट्री हो जाएगी, 21 तक चलेगा, और फिर ये भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास ये एग्जीक्यूट होंगे 21 तक। अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं इनका कंप्लीशन टाइम। तो CT यहाँ पे लिखेंगे। देखो हमारे पास जो P1 है कब कंप्लीट हुआ? लास्ट एंट्री P1 की है 8 पर, तो इसका हो गया कंप्लीशन टाइम 8। ठीक है, जो हमारे पास ये है P2 की लास्ट एंट्री है 18 पे, तो यहाँ पे 18 हो गया। P3 की लास्ट एंट्री है हमारे पास P इसके 3 की, P3 तो एक बार में ही हो गया था 6 पे, तो 6 होगी। P4 की लास्ट एंट्री है 9 पर, और P5 की लास्ट एंट्री है 21 पर, और P6 की लास्ट एंट्री है 19 पर। तो ये कंप्लीशन टाइम। तो इससे हमने TAT निकाल लिया। कंप्लीशन टाइम में से अराइवल टाइम माइनस करा, 8, 17, 5, 6, और 21 में से 4 माइनस गए 17, 19 में से 6 गए 15। ठीक है, तो ये हमारे पास इनके हो गए कंप्लीशन टाइम। ठीक है, 19 में से 6 गए 13 बचे। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास TAT को निकाल लेंगे। 25 5 30, और 6 36, और 17 53, और 13 66 हो गए, 66 हमारे पास यहाँ पे हो गए। ठीक है, समझ में आ गया? अब हम यहाँ पे निकाल लेते हैं वेटिंग टाइम।
तो वेटिंग टाइम TAT में से BT माइनस कर देंगे, तो 8 - 4 4 बचेगा। ठीक है, 17 माइनस, टाइम में 6 - 2 4 नहीं आएगा TAT में, सॉरी कौन सा बेटा? 6 - 2। हाँ, ये वाला P3 में यहाँ पे 4 आएगा, तो ये 65 हो जाएगा। ठीक है, तो 65/6 एवरेज निकल जाएगा इनका। ये 4 हो गया। 17 - 5 करेंगे तो ये 12 हो गया। 4 - 2 करेंगे 2 हो गया। 6 - 1 करेंगे 5। 17 - 6 करेंगे 13। 13 - 3 करेंगे तो 10 हो गया। तो ये हो गया आपका 16 2 18 18 और 18 36 10 46 46 हो गया। ठीक है, सही आया इनका आंसर 46। ठीक है, तो ये गलत है ना, 17 - 6 11 44। ठीक है, और क्या निकालना हमें, एक निकालना रेस्पॉन्स टाइम। अब हम रेस्पॉन्स टाइम देखेंगे। तो रेस्पॉन्स टाइम पहली एंट्री P1 की पहली एंट्री 0 0 - 0 कर दिया 0। P2 की पहली एंट्री 2 पे 2 - 1 कर दिया 1। P3 की 4 पे 4 - 2 करेंगे 2। P4 की एंट्री कब है, पहली एंट्री 8 पर है, तो 8 माइनस के 3 करेंगे 5 आएगा। और P5 की फर्स्ट एंट्री है बेटा 9 पर, तो 9 - 5 4 करेंगे तो यहाँ भी 5 बचेगा। और P6 की फर्स्ट एंट्री है 13 पे, 13 - 6 यानी 7। तो 3 और 5 13 और 7 20 हो गए, 20/6 हो गए इसका आंसर। इस तरह से। ठीक है, तो हर एल्गोरिथम के मैंने आपको काफी 2 3 एग्जाम्पल करा दिए हैं, 3 4 भी एग्जाम्पल, तो आप इनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, तो क्लियर हो जाएंगे सारे। कुछ मैं असाइनमेंट के लिए आपको दे देता हूँ, वो आपको करने हैं। प्रोसेस है हमारे पास, अगर देखो अराइवल टाइम अगर हमारे पास 0 से स्टार्ट नहीं होते तो किस तरह से करेंगे वो समझ लेते हैं। प्रोसेस है P1 P2 P3 P4 P5 और P6। ठीक है, CPU आइडियल रहेगा, तो उस केस में आपको बनाना है। मान लिया इसका अराइवल टाइम है 5, इसका 4, इसका 3, इसका 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 6 है। ब्रश टाइम हमारे पास दिए हुए हैं, मान लिया 5 6 7 9। ठीक है, और हमारे पास 2 और 3, ये हमारे पास ब्रश टाइम दिए हुए हैं। अब इसको सोल्व करना हमें, क्वांटम टाइम मान लिया इसका थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं, जल्दी सोल्व हो जाएगा 3। ठीक है, तो क्वांटम टाइम हमने 3 कर दिया। अब इसका गैंट चार्ट बनाएंगे। पहले टाइम लाइन बना लेते हैं। 10 बजे की टाइम लाइन, कोई भी नहीं है। ठीक है, तो 0 टाइम पे कोई भी नहीं होगा। पहला प्रोसेस कब आया हमारे पास, 10:01 पे आया। तो 1 मिनट पे जब प्रोसेस आया, एंट्री हुई P4 की सबसे पहले। ठीक है, तो P4 की एंट्री हम यहाँ पे सबसे पहले कर देंगे। तो 1 मिनट तक तो कोई भी नहीं था। P4 की यहाँ पे एंट्री करी तो ये 4 मिनट तक चलेगा। लेकिन 2 मिनट पे भी हमारे पास एक नया प्रोसेस आया था, ये एग्जीक्यूशन पे चल रहा था। P5 की एंट्री हुई थी। आप देखोगे 3 मिनट पे P4 ही चलता रहेगा, लेकिन यहाँ पे एक P3 की भी एंट्री हो गई। ठीक है, फिर आप देखोगे 4 मिनट पे, तो 4 मिनट पे P4 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर P5 P3 और जो है 4 मिनट पे P2 की भी एंट्री हो जाएगी। ये हमारे पास पीछे चला जाएगा P4। ठीक है, तो ये हमारे पास पीछे चला गया P4, इसकी एंट्री हो गई यहाँ पे P5 की। इस तरह से हमारे पास ये होगा। अब इसके बाद देखो बेटा, नेक्स्ट हमारे पास किसकी एंट्री होगी, 5 मिनट पे हमारे पास आएगा। P5 यहाँ पे रनिंग में रहेगा। P3 P2 P4 और P1 की एंट्री हो जाएगी। फिर 6 मिनट पे बनाएंगे हम यहाँ पे, तो 6 मिनट पे बनाया, P5 यहाँ पे चलता रहेगा और P2। ठीक है, P5 तो हमारे पास कंप्लीट हो जाएगा 2 मिनट बाद ही, यानी 6 पे।
तो ये कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे P2 है बेटा, फिर P3, इसके बाद था P4, P1, और अब हमारे पास बेटा 6 मिनट पे एंट्री हो जाएगी P6 की भी, ठीक है। तो P6 की भी एंट्री कर दी, और P6 की एंट्री के बाद ये P5 पीछे P5 के बाद सर P3 था। P5 के बाद, अच्छा यहाँ पे P3 था, तो P3, P2, P4, P1, P6 और P5 वापस 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, 5, 6, ठीक है। तो अब सारे के सारे आ गए, तो अब उसी तरह से हो जाएगा, बस यहाँ पे P5 के बाद अब किसका नंबर आएगा, P5 के बाद नंबर आएगा P3 का। ये 3 मिनट चला, P4 सबसे पहले 3 मिनट चला, तो इसके रह गए 6 मिनट, ये तो 2 मिनट में ही खत्म हो गया, ये 0 हो गया, ठीक है। P3 की एंट्री हुई, P3 हमारे पास 3 मिनट चलेगा, तो ये 4 मिनट इसके बच जाएंगे, तो ये 9 तक चलेगा। फिर P3 के बाद P2 का नंबर है, ठीक है। अब हमारे पास जो नंबर ऐसे बन रहा है P3, P2, P4, P1, P6 और P5, ये लास्ट में नंबर बना, तो इसी सीक्वेंस में सब चलते रहेंगे। P3 के बाद नंबर किसका, P2 का, तो P2 की एंट्री हुई, वो भी 3 मिनट चलेगा 12 तक, ठीक है, तो ये 3 रह गया, ठीक है। फिर उसके बाद P4 का नंबर है, वापस से P4 3 मिनट और रह जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा ये 15 तक चलेगा, ठीक है, ये हमारे पास 15 तक चलेगा। इसके बाद P4 के बाद किसका नंबर है, वापस से P1 का नंबर है यहाँ पे, तो यहाँ पे P1 का नंबर है, तो ये हमारे पास 2 मिनट बच गया, 18 तक चलेगा, ठीक है बेटा। फिर P6 का नंबर आएगा, ये 3 मिनट कंप्लीट करेगा अपनी, और 21 तक एग्जीक्यूट होगा, ये कंप्लीट हो गया। अब किसका नंबर आएगा, P6 के बाद वापस से P5 का नंबर, P5 तो कंप्लीट ही हो गया था, P3 का सर। ठीक है, तो ये तो कंप्लीट ही हो गया था हमारे पास, शुरू में ही इसको पीछे ले जाने की तो जरूरत ही नहीं है, ठीक है। वापस से P3 का नंबर आ जाएगा, ठीक है, यहीं पे घूम के आ जाएंगे, P3 का नंबर आ जाएगा, P3 के 1 मिनट और रह जाएंगे 24 तक होने पे, ठीक है। इसके बाद देखो आप किसका नंबर आएगा, फिर 2 का नंबर आएगा, 2 के बच रहे थे अभी, ठीक है, ये 27 तक चलेगा, ये कंप्लीट हो गया। 2 के बाद फिर 4 का नंबर है, तो P4 का नंबर आ जाएगा, ये भी कंप्लीट हो जाएगा। कब कंप्लीट हो जाएगा, 30 पर, 30 पर कंप्लीट हो गया 0। फिर 4 के बाद 1 का नंबर है, 2 मिनट बचे हुए उसके, 1 वाला 32 पे कंप्लीट हो जाएगा, ये भी कंप्लीट, और लास्ट में बचा फिर से P3, ठीक है। 6 हमारा कंप्लीट हो चुका था, 3 बचा, 1 मिनट वो चलेगा 33 तक, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला खाली रहेगा, बाकी हमारे पास इसी तरह से। कंप्लीशन टाइम हम यहाँ पे नोट करेंगे, P1 कंप्लीट हुआ है हमारा 32 पर, P2 कंप्लीट हुआ है हमारे पास 27 पर, P3 हुआ है हमारा 33 पर, P4 हुआ है हमारे पास 30 पर, P5 हुआ है कंप्लीट हमारा, P5 शुरू में ही हो गया था 6 पर, और P6 हुआ था हमारा 21 पर, ये कंप्लीशन टाइम। अब टर्न अराउंड टाइम यहाँ पे निकाल लेंगे, 32 माइनस के 5 27, 27 माइनस के 4 23, 33 माइनस 30 30, 3 को करा, इसमें 29 हो गया, यहाँ पर 4 हो गया, और यहाँ पर जो है 15 हो गया। तो ये हमारे पास जो है टर्न अराउंड टाइम टोटल निकाल लो, ये हो गया 50, 80, 109, 109 और 4 113 और 15 128/6 आ गया इसका आंसर, ठीक है। अब बेटा वेटिंग टाइम निकाल लेंगे, 27 माइनस के 5 बचेंगे 22, 23 माइनस के 3 बचेंगे 17, 30 माइनस 7 23, 29 माइनस 9 20, 4 माइनस 2 2, 15 माइनस 3 12, ठीक है। 39 और 23 62, 82 84 और अरे हो गए हमारे पास 96/6, यानी 16 आ गया इसका आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे, ऐसे ही आप रेस्पॉन्स टाइम भी निकाल लेंगे, ठीक है।
तो ये राउंड रोबिन वाले क्वेश्चन थे, ये हमने समझे हैं किस तरह से होते हैं, इनको आप प्रैक्टिस कर लेना।